अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थाना लाला मूसा में जब थाना गुजरात का इश्तहार शोरो गोगा पहुंचा तो थाने के अमले के बाज़ अफराद ने कहा कि हरा लापता नहीं हुआ, कत्ल कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इश्तहार शोरो गोगा क्या होता है। किसी थाने में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है और गुमशुदा अफराद का कुछ पता नहीं चलता तो मुतालिका थाने से इर्द गिर्द के थानों को गुमशुदा फर्द के मुतालिक मालूमात और दीगर रिपोर्ट लिखकर भेजी जाती है। इस नोटिस पर तमाम थाने तलाश में मदद देते हैं। बाज़ केसों में मुलजिम मफरूर हों या तफ्तीश में बहुत दुश्वारी हो तो भी इर्द गिर्द के थानों को नोटिस भेजा जाता है। इसका तर्जुमा इश्तहार शोरो गोगा किया गया है। हमारे थाने में एक शख्स हरा, जिसका पूरा नाम हरदीन था, की गुमशुदगी यानी मफकूदुल खबरी के मुतालिक इश्तहार शोरो गोगा आया था। मैं इस शख्स को शक्ल से पहचानता था। वो इलाके का मशहूर आदमी था, लेकिन उसकी शोहरत नेक नामी की नहीं थी। वो अपने आप को चौधरी हरदीन गुज्जर कहलाता था। सकना गंधरा कलां थाना सदर गुजरात का रहने वाला था। होशियार, चालाक और बदमाशों में शुमार होता था। अपनी बिरादरी में ज़्यादा बदनाम था। ये भी पता चला था कि नुक्से अमन में उसकी जमानत हो चुकी थी। उसके मुतालिक मज़ीद मालूमात मिली। वो वकीलों की मुंशीगिरी करता था। हमें उसकी गुमशुदगी का नोटिस मिला तो हमारे अमले के बाज़ फर्द ने ख्याल जाहिर किया कि हरा गुम नहीं हुआ, बल्कि उसे गुम करके कत्ल किया गया होगा। इस नोटिस की मौसूली के कुछ दिन बाद का वाक़या है कि मैं एक सरकारी काम से एक गांव गया। वहां दखल दिलवाना था। सड़क पर एक लारी रुकी, उसमें से 2 कांस्टेबल उतरे। उनके साथ मौजू पिसवाल का झीलदार चौधरी लाल खान भी लारी से उतरा। उन्होंने मुझे बताया कि सांसी कौम के आदमी कुत्तों से गीदड़ का शिकार खेल रहे थे। वो एक वीरान कुएं के करीब रुके। उन्हें बहुत बुरी बदबू आई। उनमें से किसी ने कुएं में झुककर देखा, पानी पर एक बोरी तैर रही थी। इन लोगों को शक हुआ कि बोरी में लाश है। उन्होंने लाल खान झीलदार को इतला दी। लाल खान ने नंबरदार और चौकीदार को साथ लिया और कुएं पर जाकर बोरी निकलवाई। ये एक नहीं 2 बोरियां थीं, जो मुंह की तरफ से आपस में सिली हुई थीं। एक तरफ से बोरी फाड़ी तो इंसानी पाँव नजर आए, दूसरी तरफ की बोरी फाड़ी तो इंसानी सर निकला। लाश को दोहरा करके एक बोरी में नहीं डाला गया था। लाश बिल्कुल सीधी थी और उस पर दोनों तरफ से एक एक बोरी चढ़ाकर दोनों के मुंह सिलाई से जोड़ दिए गए थे। लाश बहुत सूज गई थी, जिससे जाहिर होता था कि बहुत दिनों से कुओं में पड़ी हुई है। सूजने की वजह से ही पानी की सतह पर आ गई थी। ताज़ा लाश डूब जाती है और चंद दिनों बाद तैरने लगती है। मैं दोनों कांस्टेबलों और झीलदारों को साथ लेकर अपने थाने में गया। वहां हमारे सब इंस्पेक्टर साहब नहीं थे। लाश के मुतालिक सारी कार्रवाई मुझे करनी थी। लाल खान झीलदार ने इस शक का भी इजहार किया कि लाश अच्छी तरह पहचानी नहीं जाती, लेकिन हरा की मालूम होती है। मैं इससे पहले अपने अमले से सुन चुका था कि हरा लापता नहीं हुआ, उसे कत्ल कर दिया गया होगा। अगर वो कत्ल ही हुआ था और अगर कुएं से बरामद होने वाली लाश हरा की ही थी तो फौरी तौर पर यह ख्याल आता था कि उसे इस लड़की वालों ने कत्ल किया है जिन्हें उसने धोखा दिया है। फिर यह ख्याल भी आता था कि हरा ने मालूम नहीं किस किस को धोखे दिए हैं, इनमें से किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। मगर पहले तो ये देखना था कि ये लाश हरा की है या किसी और की। ये कुआं कोटला कासिम खान के रकबे में था। हमारे थाने में एक कांस्टेबल चौधरी राजा खान हरा का हकीकी भांजा था। मैंने थाने में अपने पहले काम की वापसी और लाश की बरामदगी के मौके पर जाने की रवानगी डाली और कांस्टेबल राजा खान को शनाख्त के लिए साथ लेकर रवाना हो गया। मेरे साथ पहले 2 कांस्टेबल और 2 झीलदार थे। मैंने हरा को 1-2 दफ़ा देखा था। मैं जब मौके पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। लालटेन मंगवाई, लाश अभी तक बोरियों में ही थी। एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ सर नजर आ रहा था। लाश बोरियों से निकलवाई तो ये बिल्कुल बरहना थी, यानी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मैं तो चेहरा बिल्कुल न पहचान सका। मकतूल के हकीकी भांजे ने शक में कहा कि ये उसके मामू की लाश है। मैंने लाश का नजरी मुआयना किया। जिस्म पर कोई चोट और जख्म नहीं था। गर्दन के इर्द गिर्द एक निशान बिल्कुल साफ था। ऐसा निशान को पुलिस वाले अच्छी तरह पहचानते हैं। ये रस्सी का निशान था जिससे मकतूल का गला घोटा गया था।
इस निशान से ये कहानी बनती थी कि रस्सी से फांसी दी गई, फिर जुर्म को छुपाने के लिए लाश को बोरियों में बंद करके वीरान कुएं में फेंक दिया। मैंने लाश लारी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ कांस्टेबल राजा खान को रवाना किया गया, जो हरा का भांजा था। मैंने ये तजवीज़ भी साथ लिख दी कि अगर लाश शनाख्त ना हो सके तो इसका फ़ोटो लिया जाए और उंगलियों के निशान भी लिए जाएं, लेकिन ऐसी ज़रूरत पेश ना आई क्योंकि गुजरात में हरा के वारिसों ने लाश को शनाख्त कर लिया और ये यकीन हो गया कि ये लाश हरा की ही है और गर्दन पर रस्सी के निशान से साबित हुआ कि उसे कत्ल किया गया है। ये निशान ना होता तो भी ये कत्ल ही की वारदात थी, क्योंकि ये 2 बोरियों में बंद करके कुएं में फेंकी गई थी। मकतूल के वारिस उसके भांजे कांस्टेबल राजा खान की इतला पर फौरन अस्पताल पहुंच गए और लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सदर गुजरात में दर्ज थी। ये इस तरह दर्ज कराई गई थी कि मकतूल कुछ दिन नजर न आया, कचहरी भी ना गया। इससे कुछ शक हुआ। इतने में एक आदमी जो मकतूल का दोस्त था सामने आया। उसने बताया कि हरा को उसके ससुराल ने अपने गांव बुलाया था और वो अपने इस दोस्त को भी साथ ले गया था, क्योंकि हरा को शक था कि ससुराल वाले उसके साथ कोई गड़बड़ करेंगे। इस आदमी ने बताया कि ससुराल ने हरा को अंदर सुलाया और दोस्त को बाहर जगह दी थी। दूसरे दिन इस दोस्त को हरा के ससुर ने बताया कि हरा अलसुब किसी ज़रूरी काम के लिए जल्दी में गांव चला गया है और कह गया है कि मेरे दोस्त को कहना कि मैं उसे बहन के घर से बुला लूँगा। दोस्त को कुछ शक गुजरा। वो फ़ौरन हरा के गांव को रवाना हो गया। रास्ते में उसे जान पहचान के 2 आदमी मिले जो मवेशियों के लिए चारा काट रहे थे। दोस्त ने उनसे पूछा कि उन्होंने हरा को इधर से गुजरते देखा है। उन्होंने बताया कि हाँ देखा है, हमसे सलाम दुआ लेकर गया है। दोस्त कचहरी गुजरात चला गया। हरा वहाँ नहीं था। वहाँ इसे हरा के ससुराल के रिश्ते का एक आदमी मिला। दोस्त ने उसे कहा कि हरा कहीं नजर नहीं आ रहा। इस आदमी ने उसे बताया कि उसने हरा को अभी अभी एक औरत के साथ देखा है। ये औरत शायद मौकिल थी। हरा का इस तरह लापता हो जाना अजीब बात नहीं थी। वो औरत नहीं थी और वो बच्चा भी नहीं था कि कोई उसे वर्गलाकर अगवा करके ले गया हो। हरा ऐसी कुमाश का आदमी था कि किसी बदमाशी के सिलसिले में कहीं चला गया होगा, लेकिन इसके दोस्त को मालूम था कि ससुराल हरा के दुश्मन हो गए हैं क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। उन दिनों ये लड़की जिसके साथ हरा ने धोखे से शादी की थी अपने मेके में थी। लड़की के वालिदैन ने हरा को बुलाया था। इससे उसके दोस्त को पुख्ता शक हो रहा था कि हरा को उसके ससुराल वालों ने गायब कर दिया है और हो सकता है कि उसे कत्ल भी कर दिया हो। दोस्त ने सोचा कि हरा उसे अपनी ससुराल ले गया था। उसे आखिर ऐसा ज़रूरी काम क्या पड़ा था कि उसे बताए बगैर चला गया और कह गया कि वो उसे उसकी बहन के घर से बुला लेगा। इससे उसे शक हुआ, मगर खेतों में 2 आदमियों ने उसे जब ये बताया कि हरा उनके करीब से गुजर कर और सलाम दुआ लेकर गया है, फिर कचहरी में उसे एक आदमी ने भी बताया कि उसने हरा को एक औरत के साथ देखा है। इससे ये जाहिर होता था कि हरा ससुराल से खैरियत से आ गया है। मगर दोस्त को ये ख्याल आया कि खेतों में उसे जो आदमी मिले थे वो हरा के ससुराल के करीबी रिश्तेदार थे और उसे कचहरी में जो आदमी मिला था वो भी हरा के ससुराल का आदमी था। यह आदमी अपने आप को हरा के दोस्त के सामने आ गया था, अपने आप को लेकर हरा के दोस्त के सामने आ गया था। इससे उसे कुछ शक हुआ। हरा के ससुराल की सारी बिरादरी उसकी दुश्मन हो गई थी। देहाती इलाके में एक आदमी के जुर्म को सारी बिरादरी मिलकर छुपा लेती है और इससे पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। इस दोस्त ने उस वकील के साथ बात की जिसका हरा मुंशी और एजेंट था। वकील ने दोस्त की सारी बात सुनी तो उसे भी शक हुआ, बल्कि वकील ने ये राय दी कि हरा कत्ल कर दिया गया है। उस रोज़ कचहरी में हरा को न इस वकील ने देखा न किसी और वकील ने। वो किसी औरत को साथ लिए किसी भी वकील के पास नहीं गया था। चुनाचे वकील ने हरा के दोस्त को साथ लिया और थाना सदर चले गए। उन्होंने रिपोर्ट ये दी कि हरा को कत्ल कर दिया गया है और शक ससुराल पर है। थाना इंचार्ज ने कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करने से गुरेज किया और वजह ये बताई कि कत्ल की अभी कोई शहादत और कोई इशारा मौजूद नहीं। ऐसा ना हो कि हम कत्ल का पर्चा कर दें तो हरा जिंदा वापस आ जाए। वकील ने बहुत बहस की और थानेदार को कायल करने की पूरी कोशिश की कि पर्चा 302 का होना चाहिए, लेकिन थानेदार हरा को जानता था कि वो किस कुमाश का आदमी है। उसने कहा कि 2 गवाह कहते हैं कि उन्होंने खेतों में हरा को ससुराल से जाते देखा है और फिर एक आदमी हरा की मौजूदगी कचहरी में बयान करता है, लिहाजा रिपोर्ट मफकूदुल खबरी की दर्ज होगी।
آخر اس سب انسپکٹر نے مفقود الخبری کی رپورٹ درج کی اور اپنے طور پر اسے جو تفتیش کرنی تھی کی، اور جب کچھ دن گزر گئے اور ہرا کا کوئی سراغ نہ ملا تو سب انسپکٹر نے ارد گرد کے تھانوں میں اشتہار شور و غوغا بھیجوا دیا۔ اب لاش مل گئی اور شناخت بھی ہو گئی کہ ہرا کی ہی ہے تو قتل کی تفتیش شروع ہو گئی۔ واردات دوسرے تھانے کی تھی لیکن لاش میرے تھانے سے برآمد ہوئی تھی، اس لیے تفتیش دونوں تھانوں کو مل کر کرنی تھی۔ تھانہ صدر گجرات کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر میاں غلام قادر میرے ساتھ تفتیش کے لیے مقرر ہوا۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ موت کا باعث گردن کے گرد رسی لپیٹنے اور دونوں طرف سے رسی سے کھینچنے کا لکھا گیا تھا۔ ایک ضرب شدید سر پر تھی جو مجھے نظر نہیں آئی تھی، اس میں سے خون نہیں نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ کھوپڑی میں کریک ہے، یعنی ذرا سی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تفتیش موضع پسوال میں وہاں کے ذیلدار چودھری لال خان کے دائرے میں شروع ہوئی۔ دائرہ ایک کشادہ حویلی ہوتی ہے جس کے کئی کمرے ہوتے ہیں۔ دائرہ گاؤں میں ماتم اور شادی کے مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ گاؤں کے ہر ایک گھرانے کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ پسوال میں ذیلدار کا دائرہ تھا، ہم نے وہاں جا ڈیرے لگائے۔ اتنے میں میرے تھانے کے انچارج سب انسپکٹر خان محمد ایوب خان بھی پہنچ گئے۔ قتل کا پہلا شبہ مقتول کے سسرال پر تھا، انہیں بلا لیا گیا اور شامل تفتیش کیا گیا۔ ہرا کی دوسری بیوی کے 2 ماموں بھی بلائے گئے۔ مخبروں کی اطلاع کے مطابق انہیں قتل کی رات مشکوک حالت میں ایک جگہ دیکھا گیا تھا۔ ان تمام افراد کو دائرے کے الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تاکہ آپس میں بات چیت نہ کر سکیں۔ ہر ایک کو اکیلے اکیلے تفتیش کے لیے ہم نے اپنے کمرے میں بلانا شروع کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی پختہ دماغ کا تھا۔ ذرا غور کریں کہ تفتیش کرنے والے 3 تجربہ کار آدمی تھے، ایک سب انسپکٹر، ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور ایک میں جو ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ 3 آدمیوں کی جرح سے ان میں سے کوئی بھی گھبراتا اور ڈرتا نہیں تھا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ مشتبہ نہیں ملزم ہیں، وہ کتنی ہی چالاکی کیوں نہ کرتے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ایک سے زیادہ افراد جب ایک ہی واقعے کے متعلق بیان دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فرق اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تفتیشی افسر اس ذرا سے فرق اور اختلافات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جرم خود بولتا ہے، انسان جرم کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں میں بھی ایسا اختلاف پایا جاتا تھا جس سے یہ شک پختہ ہو گیا کہ یہ واردات اسی برادری کی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے اور مجرم کون ہے اور قتل کس طرح کیا گیا ہے، مگر ان میں کوئی بھی اقبالی بیان دینے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہم نے تفتیش کا دوسرا طریقہ اختیار کیا، اکیلے اکیلے کمرے میں بلا کر تشدد شروع کر دیا۔ ہم نے یہ طریقہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ہر ایک کو سلطانی گواہ بنانے کا لالچ دیا جو کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ ہمارے عملے میں فیروز خان نام کا ایک کانسٹیبل تھا جسے تفتیش اور سراغ رسانی کا جیسے پیدائشی تجربہ حاصل تھا۔ اسے سب انسپکٹر خان محمد ایوب خان اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس نے مقتول کے سسرال کے جو افراد بلائے گئے تھے ان میں ایک نوعمر لڑکا دیکھ لیا جو مقتول کی بیوی کا چھوٹا بھائی تھا۔ فیروز خان نے کہا کہ اس لڑکے کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ لڑکا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ دائرے میں ایک کمرہ تھا جس میں چارپائیاں جمع کی ہوئی تھیں، یہ مہمانوں کے استعمال والی چارپائیوں کا اسٹور بنا ہوا تھا۔ فیروز خان نے اس لڑکے کو اس کمرے میں لے گیا اور کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ فیروز خان نے پورے یقین سے کہا تھا کہ وہ قاتل کا سراغ لگا لے گا۔ اس نے لڑکے کے بازو ایک کھلی چارپائی کے اوپر والے پایوں کے ساتھ پھیلا کر باندھ دیے اور ٹانگیں ٹخنوں سے رسیاں باندھ کر نیچے والے پایوں کے ساتھ کس کر باندھ دیں۔ فیروز خان ایک چارپائی بچھا کر اس پر لیٹ گیا اور لڑکے سے کہا کہ جب بتا دو گے کہ ہرا کو کس نے قتل کیا ہے تو تمہیں کھول دوں گا۔ لڑکا بہت ہی تکلیف دہ پوزیشن میں لٹک رہا تھا، وہ بہت بری اذیت میں مبتلا تھا۔ جب اس کے کندھوں اور بازوؤں کے جوڑ شدید درد کرنے لگے تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ فیروز خان نے اسے کہا کہ جتنا چیخ سکتے ہو چیخو، چاہے مر جاؤ، چھوڑوں گا اس وقت جب ہرا کے قاتل کا نام بتا دو گے۔ فیروز خان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہرا کو سسرال نے ہی قتل کیا ہے اور اس لڑکے کو معلوم ہے، لیکن لڑکا اذیت اور درد کی شدت سے روئے اور چیخے جا رہا تھا۔ وہ آخر کم عمر تھا، یہ اذیت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے، وہ اس کے ساتھ بات کر کے بتائے گا۔
फिरोज खान ने उसके बाप को बुलाया। उसके साथ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, झीलदार, मैं और शायद एक दो और सरकारी आदमी चारपाइयों वाले कमरे में चले गए। लड़के को खोल दिया गया। वो तो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे कहा गया कि अपने बाप के साथ जो बात करना चाहता है कर ले। लड़के ने रोते हुए कहा कि वो बाप के साथ तन्हाई में बात करना चाहता है। चुनाचे ये तय पाया कि लड़के को बाप के साथ तन्हा छोड़ दिया जाए। सब बाहर निकल गए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लड़के ने बाप से कहा कि मैं इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये भेद बता दूंगा। बाप ने उसकी मिन्नत करते हुए कहा कि बेटा, तुम जवान आदमी हो, बर्दाश्त करो। ये लोग सिर्फ आज रात तशद्दुद करेंगे, सुबह तुम्हें ये समझकर छोड़ देंगे कि हम बेगुनाह हैं। लड़के ने कहा कि मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम सारी रात की बात करते हो। आखिर बाप बेटे ने आपस में सुलह मशवरा करके ये कहानी घड़ ली कि हरा की नुक्से अमन में जमानत हुई थी। वो हमारे घर आया तो उसकी बिरादरी के कुछ लोग उसकी ताक में थे। हरा हमारे घर से निकलकर जा रहा था तो उसकी बिरादरी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गए। उन्होंने उसे कत्ल किया और उसकी लाश वीरान कुएं में फेंक दी। मैंने आपको ये कहानी बहुत मुख्तसर सुनाई है। उन्होंने तो बड़ी लंबी कहानी घड़ी थी और शहादत मुहैया करने की भी कोशिश की थी। थोड़ी देर गुजरी तो सब इंस्पेक्टर खान कयूम खान ने दरवाज़ा खोल दिया। हम सब अंदर गए। बाप बेटे ने अपनी बनाई हुई कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं देख रहा था कि कांस्टेबल फिरोज खान हमारे साथ नहीं था, मालूम नहीं कहाँ चला गया था। बाप बेटा अपनी कहानी ख़त्म कर चुके तो फिरोज खान आ गया। मैंने देखा कि कमरे में चारपाइयों का जो ढेर लगा हुआ था वो इसके पीछे से आया था, लेकिन दूसरे सब ये समझे कि वो बाहर से आया है। वो उस वक्त चारपाइयों के पीछे छुप गया था जब लड़के ने कहा था कि उसे बाप के साथ तन्हाई में बात करनी दी जाए। कमरे में हम बहुत सारे आदमी थे। जब सब बाहर निकल रहे थे तो फिरोज खान मौका देखकर चारपाइयों के पीछे छुप गया था और बाप बेटे की तमाम बातें सुनता रहा था। इसी ने हमें ये बातें बताई थी जो मैंने आपको सुनाई हैं, वरना हमें कैसे पता चलता कि बंद कमरे में बाप बेटे के दरमियान क्या बातें हुई हैं। फिरोज खान ने सामने आकर कहा कि ये झूठ बोलते हैं, सब बाहर चले जाओ और लड़के को मेरे पास रहने दो। चुनाचे सब बाहर चले गए। लड़के के बाप को भी बाहर निकाल दिया गया। फिरोज खान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और लड़के को फिर पहले की तरह खड़ी चारपाई के साथ बांध दिया। रात का वक्त था, लड़के को नींद भी आ रही थी। इस अजियत से वो पहले ही बहुत तकलीफ में था। अब वो चंद मिनट भी बर्दाश्त न कर सका और चीखने चिल्लाने लगा और फिरोज खान से कहा कि खुदा के वास्ते मेरे बाप को एक बार फिर बुला दो, अब मैं सच्ची बात बताऊंगा। फिरोज खान ने उसे कहा कि तुम फिर झूठ बोलोगे, इसलिए अब तुम्हें नहीं खोलूंगा, अब तुम्हारी लाश खोली जाएगी। लड़के ने मन्नतें की, कस्में खाईं और फिरोज खान ने एक बार फिर उसके बाप को बुलाया और एक बार फिर हम कमरे में चले गए। लड़के ने पहले की तरह बाप के साथ तन्हाई में बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे इजाज़त दे दी गई। हम सब जब बाहर निकल रहे थे तो फिरोज खान पहले की तरह चारपाइयों के पीछे छुप गया। बाप बेटा आपस में बातें करने लगे जो फिरोज खान सुनता रहा। बाप ने बेटे से कहा कि तुम बहुत बुज़दिल हो, इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी रात बर्दाश्त कर लो, सुबह होते ही ये हमें बेगुनाह समझकर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अब बेटे की हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी थी। उसने बाप को गुस्से से कहा कि तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं अब सच्ची बात बता दूंगा। बाप समझ गया कि अब लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसे कुछ कहना फजूल है। उसने बेटे से कहा कि झीलदार से कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ और बहन को छोड़ दें तो हम इकबाल जुर्म कर लेंगे। हमने हरा की सास और उसकी बीवी को भी दायरे में बुला रखा था। इन लोगों को डर ये था कि इनकी मस्तूरात की भी बेइज्जती होगी। कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो बाप ने कहा कि उसकी बीवी और बेटी को तफ्तीश से खारिज करके घर भेज दिया जाए तो वो सच्ची बात बता देंगे। उसकी ख्वाहिश पर फौरन अमल किया गया। फिरोज खान चारपाइयों के पीछे से निकल आया। बाप ने इत्मीनान से इकबाल जुर्म कर लिया। उसने बयान दिया कि हरा ने उससे धोखे में लड़की का रिश्ता ले लिया था। यह हमें बाद में पता चला कि हरा ने हमारे झीलदार को और मुझे गुजरात में जो जायदाद दिखाई है वो मकान इसके नहीं बल्कि वकीलों के हैं। ये भी पता चला कि हरा शादीशुदा है और बदमाश है और नुक्से अमन में जमानत पर है। हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि लोग ये कहें कि हरा जैसा बदमाश हमारा दामाद है। हमने उसे कहा कि हमारी बेटी को तलाक दे दो। वो पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन हम उसके पीछे पड़ गए तो उसने बड़े रौब से हमें कहा कि जाओ, मैं तलाक नहीं दूंगा। हम एक तो उसके धोखे का इंतकाम लेना चाहते थे जो उसने हमें दिया,
और दूसरे ये कि हम इस किस्म के बदमाश, बदनाम और नौसरबाज के साथ रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते थे। हमने आपस में सलाह मशवरा करके फैसला किया कि हरा को अपने गांव बुलाकर उसे कत्ल कर दिया जाए और लाश को गायब कर दिया जाए। इस दौरान ये वाकया हुआ कि लड़की चूंकि हरा के साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो रूठ कर हमारे पास मैके आ गई। हरा उसे लेने ना आया। हमने ये मौका अच्छा देखा और अपने मंसूबे पर अमल किया। मैंने अपने इस बेटे को कचहरी भेजा कि हरा को धोखे से गांव ले आए। ये लड़का कचहरी गया और हरा से कहा कि मुझे अपने माँ बाप ने ये कहकर भेजा है कि जो होना था वो हो गया है, खुदा को इसी में बेहतरी मंजूर है। हमने नाराज़गी वाली सोच निकाल दी है। तुम आओ और अपनी बीवी को ले जाओ। हरा हमारे धोखे में आ गया। उसने लड़के से कहा कि तुम चलो, मैं पिछले पहर कचहरी से फारिग होकर आ जाऊंगा। हरा पिछले पहर ससुराल के गांव चला गया। उसके साथ एक और आदमी था जो उसका दोस्त था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस आदमी को हरा इसलिए साथ ले गया था कि अपने ससुराल वालों पर उसे भरोसा नहीं था। उसे डर था कि ये लोग उसके साथ कोई गड़बड़ ना कर दें। लड़की के बाप ने बताया कि जब ये दोनों हमारे गांव में आए तो हमने इनकी बहुत इज्जत की और दूध पिलाया। इन्हें ज़रा सा भी शक ना होने दिया कि हमारी नीयत क्या है। हरा को हम अंदर ले गए और उसे कहा कि सर हमेशा लड़की वालों का नीचे करने पड़ता है। हमने हार मान ली है, जो होना था हो गया। अब तुम हमारे बेटे हो। लड़की भी मान गई है। तुम उसे कल सुबह अपने साथ ले जाना। मैंने उसे ये भी कहा कि अपने दोस्त को उसकी बहन के घर भेज दो। इस आदमी की बहन हमारे गांव में ब्याही हुई है। हरा हमारे घर ठहरा और उसने अपने दोस्त से कहा कि वो अपनी बहन के घर चला जाए और सुबह उसे वहाँ से वो बुला लेगा, फिर वापस चलेंगे। उसका दोस्त बहन के घर चला गया। हरा बहुत खुश था कि हमने उसके आगे सर नीचा कर लिया है। वो अपने साथ गोश्त, सब्जी और अंगूर लाया था। वो हम सब हंसी खुशी खाते रहे। मेरी बीवी और मेरी बेटी उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करती रहीं। रात को मेरी बीवी ने उसे डेवड़ी में सुलाया और उसे कहा कि रात को तुम्हारा ससुर और साला माल मवेशी अंदर बांधकर सो जाएंगे तो तुम्हारी बीवी अपनी चारपाई तुम्हारे पास ही ले आएगी। तुम डेवड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद ना करना। जब माल मवेशी अंदर आ जाएंगे तो हम खुद दरवाज़ा बंद कर लेंगे। हरा हंसी खुशी सो गया। मैं अपने इस बेटे को साथ लेकर मौजा चोर चकोड़ी चला गया और वहाँ से अपनी बीवी के 2 भाइयों को साथ ले आया। इनका घोड़ा भी साथ ले आए। घोड़े के साथ छोटा रस्सा था जिससे घोड़े के पाँव बांधा करते हैं। मेरे ये दोनों रिश्तेदार मेरे मंसूबे में शामिल थे। मैंने इन्हें बताया कि शिकार जाल में आ गया है। हम जब अपने घर में दाखिल हुए तो हरा गहरी नींद सोया हुआ था। मेरी बीवी के भाइयों ने घोड़े के पाँव बांधने वाला रस्सा खोला और डेवड़ी में आए। उन्होंने हरा को ऊपर से दबा लिया। मैंने उसका सर जकड़ लिया और मेरे इस बेटे ने उसके टखने पकड़कर उसकी टांगें काबू में कर लीं। उसका एक बाजू मेरी बीवी ने और दूसरा मेरी बेटी ने पकड़ लिया। मेरी बीवी के भाइयों ने उसकी गर्दन के गिर्द रस्सा लपेटा। एक ने एक तरफ से और दूसरे ने दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर से खींचा। हमें बिल्कुल अफसोस नहीं था कि हम एक इंसान को कत्ल कर रहे हैं। हम एक फरेबी और बहुत बड़े गुनाहगार को ख़त्म कर रहे थे जिसने मालूम नहीं कितने शरीफ लोगों को धोखे दिए थे। वो जिंदा रहता तो मालूम नहीं कितने और इंसानों को धोखे देता। इसे ज़्यादा तड़पने का मौका न मिला। वो जल्दी मर गया। लाश की शनाख्त में गड़बड़ पैदा करने के लिए हमने उसके तमाम कपड़े उतार दिए। उसके 1-2 कपड़े खूंटी के साथ लटक रहे थे, वो भी उतार लिए। ये तमाम कपड़े मेरे बीवी के भाइयों ने अपने पास रख लिए। लाश पर 2 बोरियां चढ़ा दी, एक पाँव की तरफ से और एक सर की तरफ से। दोनों बोरियों के मुंह सी दिए। दोनों भाइयों ने लाश उठाकर घोड़े पे डाली और ये कहकर चले गए कि नहर में फेंक आएंगे। वापस आकर उन्होंने बताया कि एक जगह उन्होंने मकतूल के कपड़े और जूती वगैरह ज़मीन में दबा दी और नहर की तरफ चले गए। रास्ते में रेलवे फाटक आता है, वहाँ लाश सर के बल गिर पड़ी। पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि खोपड़ी की हड्डी में क्रैक था। ये लाश सर के बल गिरने की वजह से आया होगा। नहर अभी दूर थी और सुबह तुलू होने में थोड़ा सा वक्त रह गया था। देहात के लोग बहुत जल्दी जाग उठते हैं। दोनों भाइयों ने नहर तक जाने का ख्याल छोड़ दिया। उन्हें मालूम था कि यहाँ एक वीरान कुआं है। उन्होंने लाश को कुएं में फेंक दी और वापस आ गए। हम सबको उम्मीद थी कि कत्ल का सुराग किसी को नहीं मिलेगा। उसके इस दोस्त का खतरा था जो उसके साथ आया था। वो दूसरे दिन हमारे घर आया तो हमने उसे बताया कि हरा एक ज़रूरी काम से बहुत सुबह सवेरे उठकर चला गया है।
इस आदमी को गुमराह करने का हमने ये इंतज़ाम किया कि अपने 2 आदमियों को उस आदमी के रास्ते में भेज दिया। उन्होंने देखा कि यह आदमी आ रहा है तो वो चारा काटने लगे। जब यह आदमी उनके करीब गया तो उन्होंने उसके साथ सलाम दुआ की और बातें करने लगे। बातों बातों में हरा का जिक्र ले आए। इस आदमी ने उनसे पूछा कि उन्होंने उसे वापस जाते देखा होगा। उन्होंने कहा कि हाँ देखा है, वो इधर ही से गुजरकर वापस गया है। हमने एक आदमी हरा के इस दोस्त के पीछे लगा दिया जो उसे कचहरी में मिला। उसने भी हरा के मुतालिक बातें की और कहा कि उसने हरा को अभी अभी एक औरत के साथ देखा है। लड़की के बाप का इकबाल जुर्म मुकम्मल था। हमने सुबह होते ही मकतूल के कपड़े, मुलजिमों का घोड़ा और रस्सा बरामद कर लिया। इकबाली बयान ज़ेर दिफा 164 के मजिस्ट्रेट से कलमबंद करा लिया। मुकदमा मजबूत करने के लिए हमने रेलवे फाटक पर जो रेलवे का आदमी ड्यूटी पर रहता था उसका बयान लिया कि रात को उसने मुलजिमों को देखा कि घोड़े पर एक बोरी लादे फाटक से गुजर रहे हैं और बोरी गिर पड़ी थी। उसे हमने ये भी याद करा दिया कि वो बयान में कहे कि उसने मुलजिमों से पूछा था कि बोरी में क्या है। उन्होंने कहा था कि इनका एक आदमी फौज से छुट्टी लेकर आया है और ये उसका सामान है। हमने एक और आदमी की गवाही डाली कि दोनों मुलजिम वीरान कुएं की तरफ से वापस जा रहे थे। हमने चालान तैयार करके अदालत में दे दिया। हुआ ये कि इंस्पेक्टर खान मोहम्मद अयूब खान की तब्दीली आ गई और वो लाला मूसा से चले गए। उधर एएसआई मियां गुलाम कादिर को सब इंस्पेक्टर बनाकर फालियां भेज दिया गया। मुकदमे में दिलचस्पी लेने वाला कोई न रहा। सेशन कोर्ट में जाकर मुलजिम अपने इकबाली बयानों से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सख्त तशद्दुद करके झूठे इकबाली बयान लिए हैं। मुलजिमों ने अपनी सफाई में वो 2 आदमी पेश किए जो चारा काट रहे थे और मकतूल के मुतालिक उन्होंने उसके दोस्त को बताया था कि वो शहर चला गया है। सफाई का दूसरा गवाह वो आदमी था जिसने कचहरी में मकतूल के दोस्त से कहा था कि उसने हरा को अभी अभी एक औरत के साथ देखा है। कोर्ट ने तमाम मुलजिमों को शक का फायदा देकर बरी कर दिया।